हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट वुमेन्स रोल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यूपीएससी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, सो उसमें जो आपका सोशोलॉजी या इंडियन सोसाइटी सब्जेक्ट होता है, दिस टॉपिक इज़ ऑन द टॉप एंड एट द सेम टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। इट्स वेरी ईजियर, पर ज़रूरी है कि इसको हम लोग समझें, राइट? क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम पे। आज 21st सेंचुरी में भी हमारी कंट्री के अंदर वुमेंस को खुद से फ़ैसला लेने के लिए भी अभी भी बहुत सारे फेजेस ऐसे आते हैं लाइफ में जहाँ पे पेट्रियर्कल माइंडसेट है, मर्दों का माइंडसेट है, तो वहाँ पे अभी भी परमिशंस लेने की ज़रूरत है। वुमेन्स एंड मेन्स आर नॉट ट्रीटेड इक्वली द वे दे शुड बी, राइट? अभी भी इतना क्लैरिटी नहीं है। दो बहुत सारे राइट्स मिले वुमेन्स को, बहुत सारे रूल्स बनाए गए, पर क्या ठीक से वो फॉलो होता है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वुमेन एंड मैन बोथ द जेंडर आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, दोनों की ही ज़रूरत है हमें। और ज़रूरत है कि जेंडर इक्वालिटी देखने को मिले और जेंडर इनइक्वालिटी को हटाया जाए, तभी जाके ये देश तरक्की कर पाएगा और बाकी देश के मुकाबले हम लोग उनका मुकाबला कर सकेंगे, राइट? सो दिस इज़ द टॉपिक दैट एवरी वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। देखिए, जब हम वुमेन्स की रोल की बात करते हैं, वुमेन मतलब महिला, जाहिर सी बात है, तो सबसे पहले हम पुराने टाइम से अगर देखें तो वुमेन्स के साथ जैसे कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, जैसे सती प्रथा थी। तो 1829 में इसको ख़त्म कर दिया गया, सती प्रथा। अच्छा, सती जो था, इसमें क्या होता था ना कि हस्बैंड के मरने के बाद जो उनकी विधवा होती थी, उनको जला दिया जाता था। तो इस ऑर्थोडॉक्स सोच को हटाने के लिए एक बहुत ही महान इंसान जिनका नाम राजा राम मोहन रॉय है, इसका कंट्रीब्यूशन उनको जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था सती प्रथा को हटाने के लिए। तो 1829 में फाइनली सती प्रथा जो है ख़त्म हो जाती है। अच्छा, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में लाया जाता है। पहले क्या होता था ना, सती होती थी, जब हस्बैंड मर जाता था तो वाइफ को जला दिया जाता था, तो उसको कहते थे सती प्रथा, ठीक है? तो उसको 1829 में ख़त्म किया गया और अब नया एक कानून आया, विडो रीमैरिज एक्ट। पहले तो जैसे हिंदू मैरिजेस एक्ट या कास्ट सिस्टम के बेसिस पे होता था भाई कि हस्बैंड मर गया तो वाइफ को जला दिया जाएगा सती प्रथा के हिसाब से। लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट एक न्यू लॉ लेके आई कि अगर कोई भी विधवा, कोई भी विडो चाहती है कि भाई मैं दोबारा शादी करूँ तो वो कर सकती है। 1856 में ये एक्ट बना था, विडो रीमैरिज एक्ट। सो ये एक्ट जो है उन्हें सपोर्ट करता है कि वो लोग एलिजिबल है टू रीमैरी, राइट? तो ये एक तरीके से वुमेंस के सपोर्ट में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, एक राइट हुआ जिससे वुमेन को बहुत बड़ा सपोर्ट देखने को मिला। अगर इसके अलावा हम लोग बात करें कि वुमेंस का क्या रोल होता है, जो टॉपिक हमसे पूछना चाहता है, जो यूपीएससी हमसे पूछना चाहता है कि वुमेंस के रोल क्या है, तो वुमेन मेनली देखिए फैमिली को संभालने का काम, तो सब जब भी वुमेन शब्द हमारे दिमाग में आता है सबसे पहले फैमिली आता होगा। वुमेन को हम एक एज अ मदर देखते हैं कि भाई मम्मी है, हाउसवाइफ होती है, घर में खाना बनाती है, ये हमारे लिए करती है, वो करती है, पापा के लिए करती है, हमें स्कूल भेजती है, हमें कॉलेज भेजती है, हमारे दिमाग में आता है। तो सबसे पहले वुमेन का जो रोल है वो फैमिली रोल देखने को मिलता है। आज के टाइम पे थोड़ा टाइम बदल रहा है इंडिया के अंदर भी। अब मैंने इंडिया के अंदर भी क्यों बोला, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़रूरत है कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए। हाँ, हो रहा है, पर पूरी तरीके से तो नहीं हुआ ना। आज हम ऐसी सेंचुरी में जी रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ों को तो हमें डिस्कस भी नहीं करना चाहिए था, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। खैर, तो अब जो वुमेन का रोल है एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि जब वुमेन्स पढ़ती हैं तो एक बहुत टफ कंपटीशन भी दे रही है मेंस को, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाती है। और सबसे ज़्यादा जो वुमेन का इम्पोर्टेंट रोल है वो हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में उनका क्या इम्पोर्टेंट रोल है कि जो नर्सेज होती हैं वो सारी वुमेन्स होती हैं। तो हेल्थ सेक्टर में वुमेन का रोल बहुत बड़ा देखने को मिलता है। नर्सेज एंड डॉक्टर भी होती हैं, पर डॉक्टर तो चलिए मेल भी होते हैं, लेकिन नर्सेज का पूरा डिपार्टमेंट कौन संभालते हैं? वुमेन्स। तो वुमेन का रोल फैमिली, एजुकेशन, हेल्थ, इन जगहों पे हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा पॉलिटिक्स में क्या रोल है वुमेन का? देखिए, पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर बहुत लो परसेंटेज ऑफ वुमेन्स जो है पार्टिसिपेट करती हैं। मतलब बहुत कम महिला जो है इंडियन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। आज के टाइम पे भी कुछ ज़्यादा सुधार नहीं है। आपको देखिए ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बनी थी, उसके बाद कौन सी प्राइम मिनिस्टर रही हैं जो महिला हो? शायद ही कहीं एक आधी कोई होगी, इसके अलावा कोई है नहीं है।
है ना। और वो भी इंदिरा गांधी जी क्यों बनी थी, क्योंकि उस टाइम पे वो एक मेजॉरिटी पार्टी से बिलोंग करती थी, तो वरना कोई भी महिला तो इंडियन पॉलिटिक्स में इतना हाँ अब हालांकि शुरू हो गया है, पर फिर भी वुमेन्स बहुत ही ज़्यादा लो परसेंटेज में इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत है कि वुमेन्स का पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन हो और वो इक्वल परसेंटेज में वो मेंस के साथ compete करें, है ना। उसके अलावा पॉलिसी मेकिंग अब जब वुमेन्स पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, दोनों हाउसेज में से उनका कहीं भी पार्टिसिपेशन नहीं है, तो पॉलिसी मेकिंग में कहाँ ही होगा। जब ऑफिस में उनको पावर नहीं दी गई, तो ज़रूरी है कि पॉलिसी मेकिंग में भी उनको इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि वुमेन्स की कंडीशन है वो ज़्यादा बेहतर से समझ पाएंगे और काफ़ी अच्छी पॉलिसी मेकिंग होगी, जिससे जो वुमेन जेंडर है वो काफ़ी ग्रो करेगा एंड जेंडर इक्वालिटी भी बढ़ेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वुमेन का रोल हम पॉलिटिक्स के अंदर देखें। ओके, वोटर्स, वुमेन्स का एज अ वोटर भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा लो है, इतना ज़्यादा हाई देखा नहीं। आज के टाइम पे भी बहुत सारी, स्पेशली अगर मुस्लिम कम्युनिटी की वुमेन्स की बात करें, या पर्टिकुलरली हम रिलीजियस बेसिस पे नहीं कह सकते, हर रिलीजन की जो वुमेन्स है वो बहुत कम वोट डालती हैं। कोई समझता ही नहीं है कि भाई 1 वोट इज़ इक्वल टू 1 वैल्यू, है ना। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत कम पार्टिसिपेशन है वोट डालने में भी वुमेन्स का। कैंडिडेचर, ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि कैंडिडेचर पावर ही नहीं है उनके पास, वो उभरती नहीं है, उठती नहीं है इलेक्शंस में, तो कहाँ से फिर जेंडर इक्वालिटी की हम डिमांड करें या बात कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि वुमेन्स भी कैंडिडेचर ऑफिस में आए, एज अ कैंडिडेट उभरे, ताकि compete करके वो भी पावर में आए एंड पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करें। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई भी वुमेन लोकसभा या राज्यसभा या पार्लियामेंट में जब जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो एक वुमेन को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगी, वुमेन मुद्दों को ज़्यादा अच्छे से उठा पाएगी। सो एक ज़रूरत है कि वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, कहाँ पे, पॉलिटिक्स में, जो कि बहुत कम मात्रा में है और ज़्यादा करने की ज़रूरत है फॉर व्हाट, जेंडर इक्वालिटी। अच्छा, इसके अलावा ग्रास रूट लेवल में रिजर्वेशन भी दिया गया। ग्रास रूट लेवल मतलब गांव वगैरह के क्षेत्र में वुमेन्स को 50% दिया गया यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे, इनको क्या रिजर्वेशन। और ये जो ग्रास रूट लेवल की जो भी बातें हैं वो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में कही गई है, विच इज़ गिवन इन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एंड 1992 में ये अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें जो हमें बताता है कि 50% जो सीट्स रिजर्वेशन मतलब 1/3 सीट्स जो हैं ग्रास रूट लेवल पे वुमेंस को दी गई हैं। सो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है वुमेंस के रोल को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा इकोनॉमिक लेवल पे वुमेंस का क्या रोल है। देखिए, इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है वर्ल्ड की, जीडीपी में सिर्फ वुमेन 37% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, ओनली 37%। तो आप देख सकते हैं आंकड़ा कितना कम है, कितनी लो परसेंटेज ऑफ वुमेन जो है इंडियन जीडीपी के अंदर मतलब इकॉनमी में काम करती है। मतलब वुमेंस का इतना पार्टिसिपेशन नहीं है फंडिंग के अंदर, फाइनेंशियली इतना नहीं करे। एक निर्मला सीतारमन जी हैं जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, इसके अलावा तो कहाँ ही कोई वुमेन हमें सुनाई देती है कि भाई हाँ किसी पार्लियामेंट या लोकसभा या राज्यसभा के अंदर कोई वुमेन भी है ज़्यादातर। तो बहुत लो जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है वुमेन, लेकिन माना जाता है कि अगर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता जाएगा तो 770 बिलियन जीडीपी मतलब ये लोग कंट्रीब्यूट कर सकती है वुमेन 2025 में, ठीक है। अच्छा, 432 मिलियन वर्किंग एज की वुमेन्स हैं प्रेजेंट इंडिया के अंदर, लेकिन उसमें से सिर्फ 343 मिलियन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जो छोटे मोटे बिजनेस वगैरह में कर लेती होंगी वुमेन्स। अच्छी पोजीशंस पे ऑफिशियल्स जैसे प्रोफेसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, इन सब प्रोफेशन में, ऑर्गेनाइज सेक्टर के प्रोफेशंस में वुमेन्स का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं देखा जाता, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कम मात्रा में वुमेन्स काम करती हैं। अच्छा, माना गया, देखा गया एक डेटा के हिसाब से कि वुमेन्स ने जब स्टार्टअप्स किया तो इंडिया के अंदर सिर्फ 10% वुमेन स्टार्टअप्स करती हैं। सोचिए आप, बहुत ही लो है, जिसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर इन्वायरमेंट लेवल पे बात करें तो वुमेन्स ने, जैसे फार्मर मूवमेंट हुआ, वहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखाया। एनिमल रेयरिंग, गाय बकरी भी चलाने का काम तो गांव देहात में वुमेन्स करती ही हैं, तो यहाँ पे इन्वायरमेंटली भी तो वुमेन कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो हर जगह पे उनको सपोर्ट नहीं किया जा सकता कि भाई अब बाहर जाइए और करिए ना, पर कुछ जगह पे जहाँ होता है वहाँ करती हैं।
जैसे बहुत सारे मूवमेंट्स भी चले इंडिया के अंदर जहाँ पे वुमेंस का कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में हुआ था, बिश्नोई मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन जगह पे वुमेंस ने अपना पार्टिसिपेशन दिखाया था। यहाँ पे वुमेंस का पार्टिसिपेशन स्टार्ट होने लगा था। अच्छा, इसके अलावा वुमेंस की सेफ्टी के लिए, वुमेंस के बचाव के लिए गवर्नमेंट भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स लेके आई थी, जैसे पोस्को एक्ट। जैसे मान लीजिए कि कहीं भी आप जॉब करने जा रहे हैं और वहाँ पे आपके साथ कोई हैरेसमेंट करता है, बदतमीज़ी करता है, तो थ्रू पोस्को एक्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं, सज़ा दिला सकते हैं। तो ये वुमेन के सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया। और एजुकेशन में भी अब वुमेन धीरे धीरे क्या कर रही हैं, इनरोल हो रही हैं और लड़कों को टफ कंपटीशन दे रही हैं। इसके अलावा 19 to 1947 का अगर हम बात करें, ये अब वुमेन के रोल को हमने पढ़ लिया। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना वुमेंस का, तो 19th सेंचुरी से लेकर 1947 तक वुमेंस के बहुत सारे एसोसिएशन बने, जैसे वुमेन इंडियन एसोसिएशन, इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो जो ये 19 से 1947 वाला वेव था, ये टाइम पीरियड था, उस टाइम पे पर्दा सिस्टम के लिए आवाज़ उठाई गई कि भाई पर्दा सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वुमेन को, उसको बंद किया जाए। राइट टू वोट की डिमांड किया गया वुमेन द्वारा, क्योंकि राइट टू वोट भी नहीं था कि भाई हाँ सब दे सकते थे, कुछ अपर क्लास की वुमेंस दे सकती थी। तो राइट टू फ्रेंचाइज या राइट टू वोट की डिमांड की वुमेंस ने। कब ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद, वो वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि वुमेंस को सुनवाई कर रही थी, सुन रही थी। अपने अपने इंडिविजुअल राइट्स की डिमांड की वुमेन ने कि हमें राइट टू एजुकेशन दो, है ना, हमें बाहर जाने का हक होना चाहिए, हमें अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लेने का हक होना चाहिए। तो इंडिविजुअल राइट्स की भी डिमांड की। कब ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद एजुकेशन के अंदर भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का डिमांड किया। और जैसे हम देख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्कीम सरकार के द्वारा चलती है, तो काफ़ी बदलाव आया। लेकिन जब वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन बने उसके बाद तो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की कितनी पावर होती है। जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो उसी लेवल का काम करता है, जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों की। इसके अलावा 1947 से 60s के अगर टाइम का हम बात करें, तो इस टाइम पे सोशल वेलफेयर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम हुआ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। जैसे तेभागा मूवमेंट हुआ था बंगाल के अंदर, वुमेन का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। फिर तेलंगाना मूवमेंट हुआ था आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे भी वुमेन ने बहुत जम के पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपने वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे आंध्रा महिला सभा, आंध्रा युवती मंडल। और 1960s में वुमेन्स ने, अभी तक तो यहाँ पे सोशली काम कर रही थी सोशल वेलफेयर के, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे इकोनॉमिकली कमी थी वुमेन्स की, यहाँ पे 1960s से वुमेन का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस जब आया था तो वुमेन का पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला। और यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटीज़ की बात की गई वुमेन्स द्वारा वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में। अब जेंडर इनइक्वालिटी को समझा गया और डिमांड किया गया कि भाई हमें भी जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे करने की ज़रूरत है। और अपने राइट्स की भी डिमांड की वुमेन्स ने। 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इमरजेंसी लगाया गया था, वहाँ पे भी वुमेन्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। 1970 से 2000 के बीच में फोरम अगेंस्ट वुमेन मुंबई में, सहेली दिल्ली में, अश्मिता हैदराबाद में, ये सारी वुमेन्स के कंट्रीब्यूशन है जहाँ पे उन्होंने काम किया। 1980s में एंटी डॉरी मूवमेंट, जहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट, रेप जैसे केसेस को, मुद्दों को बहुत ज़्यादा उठाया गया, ठीक है। और नैन नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क 1995 में बीजिंग वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के टाइम पे इसको बनाया गया था। ये ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली सेवा, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन 1972 में बनाया था। एला भट्ट ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1926 में, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की खासियत ये है कि इसने फुल फ्रेंचाइज राइट टू वोट की डिमांड की थी। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया 1925, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया 1925 बनाया गया, 1925 में बना। और इसमें बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता जैसे स्टेट जो है, जो वहाँ की वुमेन जब पार्टिसिपेट कर रही थी तो उसके थ्रू नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया बनाया गया 1925 में। अच्छा, वुमेन्स चैलेंजेस क्या फेस करती हैं, तो देखिए, अच्छा तो चैलेंजेस ये होते हैं कि भाई मर्द के काम ये हैं, औरतों के काम घर के हैं, मर्द के काम बाहर के। पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लो है, तो वहाँ पे ये भी एक चैलेंज होता है वुमेन्स के लिए। पॉलिसी मेकिंग में भी नहीं इन्वॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे भी अभी समझना, अचानक से भले ऑर्गेनाइजेशन बन गया लेकिन एक प्रॉब्लम है फंड्स में। गवर्नमेंट जो है वुमेन्स के लिए जल्दी इतना फंड्स नहीं इशू करती। सोशली जाहिर सी बात है, समाज ताना मारता है कि वो बाहर जा रही है, ये है वो है, गलत कदम उठाएगी वगैरह वगैरह।
सपोर्ट नहीं है इंडियन सोसाइटी के अंदर, अकाउंटेबिलिटी की कमी है क्योंकि वुमेंस को ऐसे बाहर जाके काम करने की, टफ कंपटीशन, मेल कंपटीशन की आदत नहीं है, वो भी पैट्रियार्कल माइंडसेट के अंदर, और टेक्नोलॉजी की इतनी समझ नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस देखने को मिलता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।